जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने रेशो एनालिसिस की बात जो है वो करना स्टार्ट की थी। इससे पहले जो वीडियोस थी उसमें हम बात कर चुके थे कि रेशो एनालिसिस क्यों करते हैं और उसके लिए हमारे पास जो अवेलेबल टूल्स हैं वो क्या हैं। और अगर आप रिकॉल करें तो इससे पहले हम लिक्विडिटी रेशोस की बात कर चुके हैं और उसके साथ अ, हमने कुछ सेट्स ऑफ रेशोस थे, लाइक उस पे डिफरेंट जो थे उनकी बात की हुई थी। और लिक्विडिटी में अगर बात करें नेट वर्किंग कैपिटल करंट रेशो और क्विक रेशो की बात हुई थी। अच्छा, इसी तरह अगर उस लिक्विडिटी रेशो की बात करें उसके अंदर एक कैश रेशो भी है जो कि आगे एक और वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर डिटेल में जब इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम जो सेकंड सेट ऑफ रेशो था जिसपे हमने कहा था कि अगर बिजनेस की लॉन्ग टर्म एबिलिटी को मैयर करना हो, शॉर्ट टर्म एबिलिटी को हमने लिक्विडिटी रेशियोज में मेजर कर लिया था कि एक बिजनेस की शॉर्ट टर्म एबिलिटी अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट करने की क्या है। और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म एबिलिटी को अगर मेजर करना हो, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को अगर मेजर करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो आई रिपीट, शॉर्ट टर्म की जो रेशियोज थी उनका नाम हमने क्या दिया, शॉर्ट टर्म की एबिलिटी क्या, लिक्विडिटी रेशियोज। और लॉन्ग टर्म की रेशियोज का नेम है सॉल्वेंसी रेशियो। इनका दूसरा नेम लीवरेज रेशियो भी है। इनको डेट रेशियो के नेम से भी जाना जाता है, इनको गियरिंग रेशियो भी कहते हैं। आपके साथ इस वक्त स्क्रीन पर जो नेम है वो फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो के नाम से शो हो रहा है। इसमें सबसे पहला हमारा जो मैयर है वो हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है, डेट टू एक्विटी। नेम से शो हो रहा है कि इसमें हम डेट और एक्विटी का कंपैरिजन करते हैं। आप रिकॉल करें अकाउंटिंग वेरिएंट में एसेट्स इक्वल थे लायबिलिटीज और एक्विटी के। तो हम यहाँ कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, राइट हैंड साइड का राइट साइड के साथ ही। यानी कि जो दोनों कंपोनेंट थे, जो दोनों मिक्सचर थे हमारे पास, डेट, लायबिलिटीज और एक्विटी, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर जो नेम शो हो रहा है वो है डेट टू एक्विटी। तो एक बात माइंड में रखिएगा, कोई भी वर्ड ऑन या टू हो तो उससे जो पहले वाला वर्ड या वेरिएबल होता है वो आपका न्यूमरेटर होता है और इसके बाद वाला डिनोमिनेटर होता है। और वैसे रेशियो में एक बात माइंड में रखिएगा, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आपका जो है वो कह लीजिए कि न्यूमरेटर के तौर पर आ जाता है। और सॉरी, मैं रिपीट करता हूँ कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमारा होता है न्यूमरेटर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो ये कुछ सेंस इससे डेवलप हो जाती है। रेशो का फार्मूला डेवलप करने में आसानी हो जाती है, तो आपको रेशियोज को मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने बताया ऑन या टू के बाद जो वर्ड यूज हो रहा है वो डिनोमिनेटर है और उससे पहले न्यूमरेटर। जैसे अभी वर्ड क्या यूज हुआ है, डेट टू एक्विटी। तो टू के बाद एक्विटी है तो एक्विटी हो जाएगा डिनोमिनेटर, और टू से पहले क्या है, डेट, तो वो आपका बन जाएगा न्यूमरेटर। एक बात। दूसरा, मैंने कहा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आपका होता है न्यूमरेटर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर होता है। तो बताऊंगा आगे चल करके वो भी कहाँ यूज हो सकता है, कैसे उसकी एप्लीकेशन होती है। अभी हम बात कर रहे थे डेट टू इक्विटी रेशियो की। तो डेट टू इक्विटी का फार्मूला क्या बन गया जी, डेट टू इक्विटी का मतलब क्या बना कि डेट डिवाइड बाय एक्विटी। अब डेट कौन सा लेना है, टोटल डेट, जिसमें शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म दोनों हैं। और इक्विटी का मतलब क्या है, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी, जो कि बैलेंस शीट में गिवन होती है राइट हैंड साइड पर। तो ये हो गया फार्मूला जी। अब अगर हम एक बिजनेस जिसकी एग्जांपल को कैरी कर रहे थे, बास्केट वॉन्डर्स की, उसकी बैलेंस शीट से उसका टोटल डेट पिक करें और उसको डिवाइड कर दें टोटल इक्विटी पे, तो आंसर उसका यहाँ स्क्रीन पर देखिए शो होता है 0.9। इसके क्या मीनिंग है, इसके मीनिंग ये है कि डेट इन्वेस्टमेंट कम है और ऑनर की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। कैसे, कि 0.9 का कंपैरिजन किया जा रहा है 1 के साथ। क्या मीनिंग बने कि अगर ऑनर्स इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में $1, तो आप आउटसाइडर से कितना लोन लेते हैं, 0.9। तो एक अच्छा साइन है कि ऑनर्स की इन्वेस्टमेंट बिजनेस में ज्यादा है, क्योंकि जिसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है उसी का स्टेक भी ज्यादा होता है, रिस्क भी ज्यादा होता है। अब अगर यही रेशो सपोज कर लें 1 से ज्यादा होती, क्या मीनिंग थे कि डेट ज्यादा रेज किया हुआ है, डेट बर्डन होती फर्म, और ऑनर की इन्वेस्टमेंट कम होती। और अगर लिमिटेड लाइबिलिटी वाली फर्म होती तो फिर डेफिनेटली कुछ भी कल को लॉस हो जाता, बैंकरप्ट हो जाती फर्म। तो जितनी बिजनेस में ऑनर की इन्वेस्टमेंट है उस हद तक जो है वो ऑनर्स
जो है वो ये कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो शॉर्ट करते हैं जी, 0.9 के क्या मीनिंग है कि अगर ऑनर्स $1 इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, तो आउटसाइडर से लाइक बैंक से और डिफरेंट जो फाइनेंशियल सेक्टर्स है वहां से हम कितना लोन ले रहे हैं? 0.9। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो है हम, आपको याद होगा, हम इसका इंटरनल कंपैरिजन और एक्सटर्नल भी करते हैं। इंटरनल कंपैरिजन देखिए, तो 2005 में इस फर्म की जो ये डेट टू इक्विटी रेशियो थी 0.81 थी, और 2007 में 0.9 है। दैट मीन्स कि इस फर्म ने विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो लोन जो है वो कह लीजिए कि एक्सटेंड किया है, लोन फर्दर रेज किया है। पहले 0.81 का मतलब क्या था? कम लोन ले रहे थे, 1 रुपया अपना, और आउटसाइडर का कितना था? 0.81, यानी कि 81%। अब कितना आ रहा है? 90 सेंट्स, और $1 जो है वो आपकी तरफ से जा रहा है। इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन करेंगे तो इंडस्ट्री की एवरेजेस जो है वो इंटैक्ट हैं, और आप इंडस्ट्री के साथ क्लोजली ऑपरेट कर रहे हैं। और करंट ईयर की बात करें तो वो आप और इंडस्ट्री सेम लाइन पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो होनी चाहिए वो कर रहे हैं। ठीक है, ये इसकी इंटरप्रिटेशन बनती। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एक और फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो है जिसका टाइटल है, जिसका नेम है डेट टू एसेट्स। तो नेम से शो होता है जी टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। और इसकी अगर हम यहाँ कैलकुलेशन की बात करें तो ये शो हो रही है 0.47। अब देखिए, कंपैरिजन हो रहा है डेट एसेट का कितने परसेंट है। इससे पहले क्या कंपैरिजन था कि डेट इक्विटी का कितने परसेंट है। अभी क्या कंपैरिजन हुआ कि डेट एसेट्स का। तो 0.47 का मतलब क्या है कि भाई आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है एसेट्स में, जो आपकी बैलेंस शीट का टोटल साइज है, जो टोटल एसेट्स हैं, उसका 47% आपकी टोटल लाइबिलिटीज हैं। अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख टोटल एसेट्स हैं, तो 47,000 आपके पास टोटल डेट है। अगेन ये भी देखा जाए तो इंडस्ट्री के साथ अलाइंड है। इंडस्ट्री की एवरेज भी 0.47 है, इस फर्म की भी अपनी है। तो ये काफ़ी बेटर पिक्चर यहाँ पर डेट रेशोज के हवाले से है। एक और रेशो आगे नेक्स्ट शो होती है फाइनेंशियल लीवरेज में, जिसका टाइटल है जी कैपिटलाइजेशन रेशो। ठीक है। अब ये कैपिटलाइजेशन क्या बताती है कि लॉन्ग टर्म पिक्चर क्या है। जो हमने इससे पहले बात की थी डेट रेशो की, डेट टू एसेट्स की, उसमें क्या था कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को मिलाकर, क्लियर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को मिलाकर देखा गया। जबकि कैपिटलाइजेशन में हम क्या देखते हैं? जस्ट शॉर्ट टर्म पिक्चर को देखते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, मेरी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है 1 रुपी, और आउटसाइडर की इन्वेस्टमेंट है 0.9 रुपी। अब लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि लॉन्ग टर्म के कॉन्टेक्स्ट में क्या है। तो लॉन्ग टर्म में देखिए जरा, आंसर आता है 0.62। ये आंसर कैसे ड्राइव हुआ कि टोटल डेट को डिवाइड किया गया है टोटल कैपिटलाइजेशन पे। टोटल डेट अगेन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों है, लेकिन जो कैपिटलाइजेशन है वो क्या है? कैपिटलाइजेशन जस्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, जिसमें डेट भी है और इक्विटी भी है। तो लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी दोनों को कंबाइन किया और डिनोमिनेटर में टोटल कैपिटलाइजेशन के तौर पर लिख दिया। ये ब्रेकअप आपकी स्क्रीन पर गिवन भी है। तो अब इससे जो 0.62 है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि भाई जो आपके पास टोटल डेट है, उस टोटल डेट को अगर लॉन्ग टर्म के कॉन्टेक्स्ट में चेक करूं, तो 0.62 आउटसाइडर की इन्वेस्टमेंट है, और रिमेनिंग 38% मेरी है। मेरी मीन ऑनर्स। मैं रिपीट करता हूँ इसके इंटरप्रिटेशन को। इस 0.62 के इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर बिजनेस में लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को देखा जाए, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के परस्पेक्टिव में 62% जो है वो आउटसाइडर की इन्वेस्टमेंट है, और 38% ऑनर्स की इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ देखा जाए तो ज़्यादा रिस्की हो जाता है ये वाला बिजनेस, कि आप ऑनर्स कम इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव में, और आउटसाइडर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए कि टोटल कैपिटलाइजेशन रेशियो जो है वो इंडस्ट्री के हवाले से आपकी थोड़ी सी हाई है, कि आप ज़्यादा रेज कर रहे हैं। ठीक है। और इंडस्ट्री की एवरेज ज़रा थोड़ी सी कम है, बट समहाउ ये क्लोज है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप अगर
कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो आप पे किसी भी पार्टी की तरफ से। जैसा कि हम पाकिस्तान पे हम अगर बात कर लें तो आईएमएफ की तरफ से हो, या कहीं से भी आप लोन लेते हैं तो जो लैंडर होता है वो आप पे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है। तो अगर रेस्ट्रिक्शंस होगी तो आप 0.62 को मज़ीद कम करने की कोशिश करेंगे और इंडस्ट्री के क्लोज लेकर आएंगे। करंट जो वार है उसके हवाले से भी देख लें आप लोग कि जो डेट रीपेमेंट्स हैं वो ज़रा स्टक हुई, ऑयल प्राइसेस बढ़ गई अप्रॉक्सीमेटली। जो भी परसेंटेज देख लें कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में 12% इंक्रीज हुई हैं तो उसकी वजह से एनर्जी कॉस्ट बढ़ी। एनर्जी कॉस्ट की वजह से जो है वो बिजनेस के डेफिनेटली नीड फील हुई कि हम कहीं ना कहीं से अपने फंड्स को मैनेज करने के लिए लोन जो है वो अरेंज कर लें। आप गल्फ मार्केट में देख लें कि जो लोन है पहले से काफ़ी कॉस्टली हो गए हैं। पाकिस्तान में जो फ्रेंडली नेशन जो कंट्रीज थे लाइक यूएई, उनको भी रीपेमेंट करना पड़ी, आपको आइडिया होगा। तो उन्होंने रिवाइज किया कि डेट अब अगर हमसे लेंगे तो डेट पहले से कोई मोर देन 6% हाई कॉस्ट पे वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो समहाउ ये जो डेट रेशियोज हैं इनका करंट सिनेरियो के साथ भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं और करना चाहिए, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास एक और लास्ट रेशियो है डेट रेशियोज में, जिसको हम कहते हैं कवरेज रेशियो। ये कवरेज रेशियो है क्या है कि आपने जब लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है। अब आप ये चेक करना चाहते हैं कि जिस पर्सन ने आपसे लोन लेना है वो आपको मे भी लोन की अमाउंट तो वापस कर सकता हो, रिटर्न कर सकता हो, लेकिन आपको उस पर इंटरेस्ट पे ना कर सकता हो। एक बिजनेस ऐसा हो सकता है ना कि 1 2 साल 3 साल 4 साल बाद आपको लोन पे करे, तो तब उसके पास तो कैश अवेलेबल हो प्रिंसिपल को पे करने के लिए, लेकिन मे भी प्रिंसिपल के अलावा जो उस पे इंटरेस्ट होता है वो पे करने के लिए उसके पास शॉर्ट टर्म में कैश ना हो। यानी कि प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर का देखा जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बात करें शॉर्ट टर्म में करंट सिनेरियो में करंट ईयर में तो बिजनेस में भी उस पे इंटरेस्ट पे ना कर सकता हो, या अगर पे कर सकता है तो कितनी उसकी एबिलिटी है उस पे, उसका कितना कह लीजिए कि टाइम ज़्यादा फाइनेंशियल मसल है कि उसको पे कर सके। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट कवरेज से एक बिजनेस की एबिलिटी असेस होती है इंटरेस्ट को पे करने की। आई रिपीट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से क्या आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक बिजनेस की एबिलिटी क्या है इंटरेस्ट पेमेंट की। तो इसका फार्मूला क्या है, EBIT डिवाइड बाई इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। अब अगर इसका आंसर देखें 3.56, इसका मतलब क्या है कि अगर बिजनेस ने $1 इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना है तो $1 को पे करने के लिए बिजनेस के पास $3.56 अवेलेबल है। अच्छा, ये 3.56 क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको EBIT का नेम भी यहाँ दिया गया है, कि बिजनेस को अपने ऑपरेशन से कितनी अर्निंग्स कितना प्रॉफिट मिल जाएगा, $3.56। और उस 3.56 में से कितना पे करना है इंटरेस्ट, $1। इसके इंटरप्रिटेशन शॉर्ट फॉर्म में ये है। अब अगर सोचिए किसी बिजनेस की ये एबिलिटी 3.56 की बजाय 2 होगी, तो इट मीन उसकी एबिलिटी जो है वो डिटोरेट हो रही है, वीक हो रही है। और दूसरे बिजनेस की अगर ये एबिलिटी इंप्रूव होती जा रही है, 3.56 की बजाय 5 होती 6 होती, इट मीन्स वो ज़्यादा स्ट्रांगर होता कि कल को कंडीशन किसी भी किस्म की हो, बिजनेस की ऑपरेटिंग कंडीशंस, बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन, जिस भी डोमेन में जिस भी लाइन में मूव करें बिजनेस को प्रॉब्लम नहीं होगा। आजकल देख रहे हैं जैसे ये जियो पोलिटिकल टेंशंस वॉर की वजह से जो ईरान इसराइल और अमेरिका की है, उसकी वजह से देखिए बिजनेस के ऑपरेशंस अफेक्ट हुए, ऑपरेशंस अफेक्ट हुए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अफेक्ट हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अफेक्ट हुआ तो बिजनेस को जो है वो उसका इंटरेस्ट पे करना ही पॉसिबल नहीं हो रहा। अब पाकिस्तान में देख लें कि जीडीपी का जो है अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% जो है आपका इंटरेस्ट कवरेज में चला जाता है और रिमेनिंग अमाउंट डेवलपमेंट में यूज होती है। तो जो करंट आपके कंडीशंस होते हैं वो भले करंट लोकल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या ग्लोबल हैं वो अफेक्ट करती हैं। तो इसलिए जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो हाई होगी वो आपको प्रोटेक्शन देती है, वो आपको सेफ्टी देती है कि हमारे पास कुशन अवेलेबल है। तो इस बिजनेस का देख लीजिए कि $1 के लिए 3.56 अवेलेबल है। अब इसको अगर इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन करते हैं तो इंडस्ट्री में है 5.19, बिजनेस की 3.56 है, तो डेफिनेटली बिजनेस बिलो एवरेज ऑपरेट कर रहा है। बिजनेस की एबिलिटी कंपैरेटिव टू इंडस्ट्री जो है वो लो है। बट बिजनेस की अपनी इंटरनल कंपैरिजन की बात करें तो ये एबिलिटी इसकी कम हुई है। ज़रा देखिए 2005 में ये इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा
इसकी एबिलिटी थी। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस का ओवर द इयर्स प्रॉफिट जनरेशन की जो एबिलिटी है वो कंप्रोमाइज हुई है, डाउन हुई है। बिजनेस पुअर परफॉर्म कर रहा है इन टर्म ऑफ प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटीज। बिजनेस की ईबीआईटी की अमाउंट कम होती जा रही है। पहले देखिए 10.3 थी, अब कितनी होगी? 3.56। जबकि इंडस्ट्री पहले 4.66 थी और इंडस्ट्री अब चलेगी 5 पे। यानी कि आप इंडस्ट्री से डेविएट कर रहे हैं, इंडस्ट्री आगे मूव कर रही है, आप जरा बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, तो ये एक हेल्दी साइन नहीं है बिजनेस के लिए। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमने इसी का ग्राफिकल जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की हुई, जितनी डिस्कशन जितनी ये कैलकुलेशन थी, ये आप देख सकते हैं ट्रेंड एनालिसिस की फॉर्म में यहाँ पर हमने इसको शो करवाया था। ठीक है, अभी के लिए इतना जी। बाकी हम जो है वो नेक्स्ट जो आपके साथ सेशन शेयर करेंगे उसमें होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह एक्टिविटी रेशियोज को जी। तो थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।